Hello students, welcome back again on my channel. This is me Farzana here, TGT SST from KV Nagrota. ओके सो इस चैप्टर का हम हाफ पोर्शन फर्स्ट क्लास में पूरा कर चुके हैं. ये उसी क्लास का पार्ट सेकंड है जिसमें हम इसका बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे. सो टुडे वी विल हैव टू स्टडी इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इट मीन्स कि इंडियन डेमोक्रेसी में जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके अकॉर्डिंग इक्वालिटी को क्या वैल्यू दी गई है. क्या इक्वालिटी सच में इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे देश के लोकतंत्र के हिसाब से. हमारी डेमोक्रेसी किसके अकॉर्डिंग चलती है. हमारी डेमोक्रेसी वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. यस और नो. डेफिनेटली हमारी डेमोक्रेसी वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वर्क करती है तो हमें ये देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी इक्वालिटी के लिए क्या प्रोसीजर दिए गए हैं या फिर क्या उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम किए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी इक्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी देता है. क्लियर. हमें क्या देता है. इक्वालिटी देता है. किस तरीके से देता है. कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, रिलीजन कोई भी हो, ट्राइब कोई भी हो, इकोनॉमिकल स्टेटस उसका कुछ भी हो, बैकग्राउंड कैसा भी हो, इट डजेंट मैटर. इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन ही इज इक्वल, या he or she is equal to everyone. It means there is no discrimination on the basis of any kind of like grounds that are given here: caste, religion, tribal, educational and economical status and all that. So it shows that there is the definition that how our constitution sees us. ये हमें इस तरीके से देखता है कि every individual in the country, चाहे वो मेल है फीमेल है, everyone is equal. Clear? ओके. सो स्टूडेंट्स, लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी देने के बाद क्या हम सच में अपनी सोसाइटी में इक्वल वाली जो फीलिंग है वो फील करते हैं. एग्जैक्टली पूरी तरीके से नहीं, लेकिन दिस कंडीशन इज़ मच बेटर देन बिफोर. पहले तो कोई ऐसे लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जो कि हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचा सके. आपने अपनी दादियों से या फिर अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सुना होगा कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. इवन गांव में अभी तक ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन एटलीस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे प्रोविजंस हैं, ऐसे तरीके हमें दिए गए हैं जिसके थ्रू हम अपना जो हमारे संग इल ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. क्लियर. और हमारे अगर इसको और डिटेल में देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमारी इक्वालिटी को हमें प्रोवाइड करता है, इसके बेसिकली 4 तरीकों से उसने बहुत इक्वालिटी को हमें दिया है. फर्स्ट वन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. पहला हमारा जो पॉइंट है बच्चे वो है कि लॉ के अकॉर्डिंग हम सब क्या हैं. वी ऑल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ. चाहे वो एक डोमेस्टिक वर्कर है चाहे वो प्रेसिडेंट है, एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज इक्वल. ओके. नंबर सेकेंड, ये चीज़ कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. It means it doesn't matter that which religion, race, caste, place of birth or whatever they are, female or male, it doesn't matter. No person can be discriminated. First one है कि law के लिए सब equal है. दूसरा क्या है, no discrimination, no discrimination at all. Is it clear to you कि किसी भी तरीके का कोई भी discrimination नहीं होगा. तीसरा तरीका क्या है जिस तरीके से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इक्वालिटी को इंश्योर करता है बच्चे. तीसरा तरीका ये है कि आपके यहाँ आपके आसपास जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, हर बंदा इन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल्स, कुछ भी है. आप वहाँ क्या कर सकते हो, यू मे गो एट एनी, अगर वो सबके लिए खुले हैं तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, प्लेसेस हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता ना कि कोई एक होटल है उसमें सिर्फ हाई क्लास लोग जा सकते हैं या वहाँ पे सिर्फ लोअर क्लास लोग जा सकते हैं. एवरी पर्सन इज़
अलाउड टू गो देयर, हर बंदा वहाँ जा सकता है, उसके लिए पहले इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते थे लेकिन अब इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अनटचेबिलिटी, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोविज़न कराता है हमारे लिए कि किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी? बच्चे, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शायद आपके घरों में आपने ना देखा हो या ना होता हो, लेकिन अनटचेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसको शुरुआत से ही मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। जो हायर क्लास लोग होते हैं या लोअर क्लासेस, उनमें कहीं ना कहीं प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को लेके वो ये मानते थे कि लोअर क्लास के जो लोग हैं उनका मानना था कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो अपर क्लास के लोगों से ज़्यादा मतलब उनके अकॉर्डिंग वो लोग प्योर नहीं होते हैं, और अगर इन लोगों ने इनको टच कर दिया तो इनकी प्योरिटी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसीलिए अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पहले बहुत चलता था सोसाइटी में, लेकिन इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीटली अबॉलिश किया गया है। अबॉलिश मीन्स बिल्कुल मना किया गया है, स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस सोसाइटी में नहीं की जाएगी। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन से प्रोविज़न दिए हैं राइट इक्वालिटी के लिए? नंबर 1, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मैं पूरे सेंटेंसेस यहाँ नहीं लिख रही हूँ बच्चे। इक्वालिटी, ओके, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। द फर्स्ट वन इज person is equal before the law, and the second one is no person can be discriminated, and third one is every person has access to all public places, and fourth one is untouchability has been abolished. Is it clear to you? होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आता तो यू कैन कमेंट में एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कि गवर्नमेंट ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स तो दे दिए कि ये रूल रेगुलेशंस होंगे, या ये आपके पास उसने 4 प्रोविजंस आपको दे दिए। दीज आर द 4 प्रोविजंस थ्रू विच यू कैन गेट योर इक्वालिटी, बट हाउ इट विल इम्प्लीमेंटेड, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होंगे। सो गवर्नमेंट के पास, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। नंबर 1 बाय लॉज, and number two is by programs or the scheme. It means हमारी गवर्नमेंट 2 तरीके से इस चीज़ को इंश्योर कर सकती है कि जितनी भी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसको सोसाइटी में किस तरीके से एग्जिस्ट किया जाए, किस तरीके से लाया जाए सोसाइटी में। सो बेसिकली मैंने कौन से 2 प्रोग्राम्स तरीके बताए आपको गवर्नमेंट के 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 बाय मेकिंग लॉ, एंड नंबर 2 इज टू मेकिंग डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स। उसी में से एक प्रोग्राम का यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, दैट इज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या है बच्चे? मिड डे मील स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत विद्यालय में, स्कूलों में बच्चों के लिए खाना उनको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब लंच जो होता है, लंच उनको घर से नहीं लाना है, उनको वो खाना स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है। अब इस स्कीम से इक्वालिटी का क्या लेना देना? सो इससे किस तरीके से इक्वालिटी को कनेक्ट किया गया है बेटा, वो इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना कि सबसे पहले क्या चीज़ है कि इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुए इस स्कीम के। ये सिर्फ इक्वालिटी को ही नहीं बल्कि डिफरेंट तरीके से एक वेलफेयर को डेवलप करती है। नंबर 1, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज़ हो गया। बच्चा खाने के चक्कर में पहले छुट्टी कर लेता था या खाना नहीं होता था, तो डिफरेंट बच्चे के पास एक बहाना भी होता है, भूख के चक्कर में नहीं आया नॉल। तो सबसे पहली बात तो बच्चे इससे ना बच्चों का जो नंबर था वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे स्कूल में ज़्यादा इनरोल होने लगे और अटेंडेंस उनकी इंक्रीज़ हुई। नंबर 2, एक जो कास्टिज्म वाली फीलिंग थी वो यहाँ पे आके इस मिड डे मील की स्कीम की वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, या उसको साइड किया जा सकता है। क्योंकि जब खाना मिलता है तो सारे बच्चे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, इस पिक्चर में देख रहे हैं ना आप, सारे बच्चे एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। इट मीन्स व्हाट इट शोज़ दैट कि सोसाइटी में इस तरीके से बैठ के खाना नहीं खाया जा सकता, लेकिन स्कूल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इक्वालिटी वाली फील डेवलप कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनको हम न्यूट्रिशन फूड दे सकते हैं। तो ये मिड डे मील स्कीम इक्वालिटी के साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज़ को हमारे लिए डील कर रही है, और इससे कहीं ना कहीं चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो खाना बनाने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है औरतों का, या जो भी फूड मेकर्स होते हैं उनको,
कोशिश की जाती है कि वो दलित वुमेन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दलित वुमेन्स को एम्प्लॉयड किया जाता है बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनमें एक पॉजिटिव फील आ रही है सोसाइटी के प्रति। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो होते हैं, क्योंकि लॉज बना देना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन लॉज के अलावा भी गवर्नमेंट को निरंतर प्रयास करते रहना होता है, कॉन्स्टेंटली उनको कोशिश करते रहनी होती है ताकि अच्छे तरीके से वो प्रोग्राम्स को चलवा सकें, उनको देख सकें। लेकिन सारे प्रोग्राम्स इतने अच्छे से रन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से रन कर सकें। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ही काफ़ी है? आपको नहीं लगता कि इक्वालिटी को लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना भी ज़रूरी है? सो बच्चे, जब तक हम अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, जब तक हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, क्या नहीं होगा? सोसाइटी में इक्वालिटी पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम कितना भी अपर लेवल पे क्यों ना चले जाएं, कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन वाली फील हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन को हमें पहले माइंड से निकालना होगा, क्योंकि जिस दिन हमारे माइंड से डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ निकल गई, उस दिन आपको इतने सारे लॉज एंड वेलफेयर स्कीम बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर लोगों में ये भरोसा डालना होगा कि हर कोई एक आसान है, मतलब हर कोई इक्वल है, और इस चीज़ को करने के लिए हमें एक बेसिक लेवल से स्टार्टअप करना होगा। हर किसी की डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें वैल्यू करनी होगी, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं करेंगे तब तक सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। और जब तक इस तरीके से हम किसी न किसी इंसान को नीचे करके सोचते रहेंगे तो क्या होगा? तो उस तरीके से क्या होते चले जाएंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता ही चला जाएगा। इज इट डन? तो इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैंने आपको भी एक चीज़ बोली कि सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उस व्यक्ति की डिग्निटी अगर हर्ट होगी तो इक्वालिटी वहाँ आ ही नहीं पाएगी। इस पिक्चर में आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, हु इज़ दिस? डेफिनेटली आप लोग इन्हें जानते होंगे, ठीक है जी, ये अंबेडकर हैं। अंबेडकर सर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखिए कि इनके विचार बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्होंने इक्वालिटी को लाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और अंबेडकर जी का ये मानना था कि एक व्यक्ति के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, और अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच के आपको असमानता झेलनी पड़े तो उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति कुछ भी नहीं है। So, self-respect is also part of equal society. If you want a equal society, then you have to respect other one या other people. क्यों? जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसकी डिग्निटी हर्ट होगी। और अगर किसी व्यक्ति की डिग्निटी हर्ट हो रही है तो आप उसको इक्वालिटी की फीलिंग नहीं दे सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट। होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिस भी बच्चे को जहाँ दिक्कत आ रही है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। किसी भी चीज़ में, टॉपिक में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है बच्चा। दूसरी चीज़ ये है बेटा, देखिए टाइम थोड़ा सा टिपिकल चल रहा है अभी, कॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, लेकिन आप लोगों को अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करनी है। अगर आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इक्वालिटी लाने के लिए इक्वालिटी की शुरुआत हमें अपने दिमाग से करनी होगी। होप हैव अ गुड डे टू यू ऑल। ओके।